Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 11 of class 6. The name of the chapter is गांधी जी. देखो बच्चों, गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता. ये हमारे इन्हें बापूजी भी बोला जाता है, राष्ट्रपिता इन्हें कहा जाता है. बहुत ही इन्होंने महान काम भी करे हैं, बहुत सारे मूवमेंट भी इन्होंने करे हैं, आंदोलन वगैरह भी इन्होंने करे हैं. देश की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने परफॉर्म किया था. तो गांधी जी अपने बचपन की कुछ छोटी छोटी बातें वो शेयर कर रहे हैं हमारे साथ कि कैसे उन्होंने इस चैप्टर में बताई हैं कुछ बातें जो कि उनके बचपन में हुई हैं और जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा बिल्कुल परफेक्टली हो, गलतियां भी होती हैं, लेकिन हर गलती से सीखने का भी हमें मौका मिलना चाहिए और हमें हमेशा अच्छी बातों को फॉलो करना चाहिए. So let's start the chapter. I passed my childhood in Porbandar. I recollect having been put to school. It was with some difficulty that I got through the multiplication tables. पोरबंदर में मेरा बचपन गुजरा था और मुझे याद है कि मेरा जो है कि मेरा स्कूल में एडमिशन हो गया था और ये कुछ प्रॉब्लम्स भी थी. उनको जो है टेबल याद नहीं होते थे. The fact that I recollect nothing more of those days than having learned in company with other boys to call the teacher all kinds of names would strongly suggest that my intellect must have been sluggish and my memory raw. बल्कि सच तो ये है कि मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें उस वक्त की ठीक से याद नहीं है कि जो मेरे टीचर्स थे उनके सबके नाम क्या क्या थे और क्या क्या उस टाइम हुआ था मुझे ठीक से अच्छे से याद नहीं है. लेकिन इससे मुझे पता चलता है कि मेरी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी. मैं एक मंदबुद्धि का था, मुझे ऐसा लगता है. आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 when my father left पोरबंदर फॉर राजकोट. और जो है मैं 7 साल का था जब मेरे पिता ने पोरबंदर छोड़ गया था और राजकोट चले गए थे. राजस्थानिक कोर्ट के मेंबर बनने के लिए वो वहां से चले गए थे. There I was put into a primary school and I can well recollect those days, including the names and other particulars of the teachers who taught me. मुझे किस में डाला गया? पहले प्राइमरी स्कूल में डाला गया था और फिर जो है मुझे मेरा प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हो गया और मुझे अब उन दिनों की बात याद है, यहाँ तक कि अब तो मैं नाम भी बता सकता हूँ और उन पर्टिकुलर टीचर्स के भी मैं अब नाम बता सकता हूँ जिन्होंने मुझे सिखाया. एज एट पोरबंदर सो हियर देयर इज हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज. जैसे कि वहाँ पोरबंदर में था ऐसा ही यहाँ पर भी मुझे स्टडी करने में मुश्किल होती थी. आई कुड ओनली हैव बीन मेडियोक्र स्टूडेंट. मैं कह सकते हो कि मैं जो था एक मतलब ठीक ठाक लड़का था पढ़ने में, बस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं था. फ्रॉम दिस स्कूल आई वेंट टू द suburban school and then to the high school having already reached my 12th year. 12 साल जब तक हुए तो मैंने उसमें एक सर्बन स्कूल में गया, फिर हाई स्कूल में गया. आई डोंट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड. मुझे याद नहीं कि इस छोटे से पीरियड में मैंने कभी झूठ बोला हो. आइदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स. ना तो कभी मैंने स्कूलमेट से और ना ही कभी मैंने अपने टीचर से, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी झूठ बोला हो. आई यूज्ड टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी. My books and my lesson were my sole companies to be at school at the stroke of the hours and to run back home as soon as the school closed was my daily habit. I literally ran back because I could not bear to talk to anybody. I was even afraid lest anyone should poke fun at me. मैं बहुत शर्मीला था और जल्दी से वो किसी कंपनी नहीं ज्वाइन करते थे. उन्हें किसी के साथ मतलब बात करने में शर्म सी आती थी और वो क्या करते थे, उनका एक फंडा था कि स्कूल की छुट्टी टाइम पर स्कूल पहुंचना और स्कूल से सीधा अपने घर जाना. उन्हें रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. कह सकते हैं कि उन्हें बल्कि डर भी लगता था कि कहीं उनका कोई मजाक ना उड़ा दे. तो वो सीधा अपना घर जाना, स्कूल से घर और घर से स्कूल का काम वो करते थे. और उन्हें बस अपनी बुक्स पढ़ने ही उन्हें अच्छी लगती थी, मतलब सिर्फ अपनी स्कूल की ही किताबें पढ़ते थे, एक्स्ट्रा चीज़ वो नहीं पढ़ते थे. देयर इज एन इंसिडेंट विच occurred at the examination during my first year at the high school and which is worth recording. एक बात के बार उन्हें याद है कि जब हाई स्कूल के पहले साल में वो परीक्षा के टाइम पर कुछ बात उन्हें याद आ रही है कि मिस्टर गाइल्स द एजुकेशनल इंस्पेक्टर हैड कम ऑन ए विजिट ऑफ इंस्पेक्शन. मिस्टर गाइल्स आए थे, एजुकेशन इंस्पेक्टर है वो इंस्पेक्शन करने के लिए वहाँ आए थे
He had set us 5 words to write as a spelling exercise. One of the words was kettle. I had misspelled it. The teacher tried to prompt me with the point of his boot, but I would not be prompted. It was beyond me to see that he wanted me to copy the spelling from my neighbor's slate, for I had thought that the teacher was there to surprise us against copy. जो इंस्पेक्टर आए थे वहाँ पर, एजुकेशन इंस्पेक्टर आए थे वहाँ पर, तो उन्होंने 5 वर्ड दिए थे उन्हें लिखने के लिए, जिसमें एक वर्ड कैटल था, लेकिन उनसे वो स्पेलिंग गलत लिखी गई थी, उनसे वो सही लिखनी नहीं आ रही थी। टीचर ने अपने जूते की नोक से उसको थोड़ा सा इशारा भी करा था कि वो स्पेलिंग गलत है, और वो अपने जो पड़ोसी में, जो बराबर में जो उसका स्टूडेंट बैठा, कोई नेबर स्टूडेंट्स है, उसकी बुक में से देख ले उसकी कि वो सही स्पेलिंग क्या है, लेकिन उसके दिमाग में उससे वो कॉपी नहीं हुई। उसने बहुत कोशिश, मतलब उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि टीचर कॉपी करने के लिए कह रहे हैं किसी स्टूडेंट की, तो उसे ये बिल्कुल नहीं पसंद आया, उसे नहीं समझ में आया और वो कॉपी नहीं कर पाया। ठीक है। The result was that all the boys except myself were found to have spelled every word correctly. Only I had been stupid. The teacher tried our letter to bring this stupidity home to me, but without effect. I never could learn the art of copying. जब कॉपियों की चेकिंग वगैरह हुई तो उसके बाद सिर्फ उन्हें छोड़कर, सिर्फ गांधी जी को छोड़कर बाकी सबकी स्पेलिंग सही थी, और उनकी गलती के लिए उन्हें इस चीज़ को कोशिश करी गई, उन्हें सिखाया गया, उन्हें एहसास कराया गया कि तुमने कॉपी क्यों नहीं करी, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें कॉपी नहीं समझ में आती थी, किसी कॉपी चीटिंग कैसे करते हैं, वो उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आती थी ये चीज़ें। Yet the incident did not in the least diminish my respect for my teacher. लेकिन मतलब उन्हें बहुत अजीब लगा कि टीचर कॉपी के लिए कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग से वो टीचर का जो रिस्पेक्ट था वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, भले वो उन्हें कॉपी करने के लिए कह रहे थे। I was by nature blind to the faults of elders. Later I came to know many others failing of this teacher, but my regard for him remained the same, for I had learned to carry out the orders of elders, not to scan their action. हालांकि उन टीचर के बारे में और भी काफ़ी सारी कमियों का पता चला था मुझे बाद में, लेकिन फिर भी जो मेरी आदत थी, मैं बड़ों का हमेशा सम्मान करता हूँ और उसी तरीके से मैं उनका सम्मान करता रहा। क्योंकि मैं वहाँ बड़ों से सीखने के लिए आया था, उनकी अच्छी बातें सीखने के लिए आया था, ना कि उनकी कमियों को देखने के लिए। ठीक है। 2 other incidents belonging to the same period having always clung to my memory. As a rule, I had distaste for any reading beyond my school books. The daily lesson had to be done because I disliked being taken to task by my teacher as much as I disliked deceiving him. 2 और घटनाएं भी उन्हीं दिनों हुई उनके साथ, जो कि थोड़ी थोड़ी याद हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा रूल था कि कोई भी चीज़ जो टीचर पढ़ाते हैं उसे पढ़ लेना, जो टीचर ने पढ़ाया उसे ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि उन्हें किसी भी तरीके की डांट उन्हें पड़े, और वो डांट को इतना ही पसंद नहीं करते थे जितना वो किसी भी टीचर की बुराई करना पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं था किसी टीचर की किसी भी तरीके से बुराई हो, तो इसलिए वो पसंद नहीं करते थे। वो पसंद चाहते थे कि वो अपना काम टाइम पे कर ले, अपना चैप्टर पढ़े साथ के साथ। Therefore I would do the lesson, but often without my mind in them. Thus, when even the lesson could not be done properly, there was of course no question of any extra reading. पढ़ने में मेरा इतना मतलब माइंड इतना नहीं था, मतलब भले वो बस वो लेसन पढ़ता जरूर था, लेकिन माइंड से वो उसके मन से में ज़्यादा कुछ नहीं आता था। जब उसे स्कूल की ही किताबें ढंग से नहीं समझ में आती थी, गांधी जी को स्कूल की ही किताबें, गांधी जी कहते हैं कि जब मुझे स्कूल की किताबें ठीक से नहीं समझ में आती थी, तो एक्स्ट्रा पढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। But somehow my eyes fell on a book purchased by my father. It was Shravan Pitra Bhakti Natak, a play about Shravan's devotion to his parents. लेकिन एक दिन उनकी नज़र एक बुक पर पड़ी जो कि उनके पिता लेकर आए थे, और वो बुक थी श्रवण कुमार का नाटक। वो उनकी पितृ भक्ति, मतलब जैसे मम्मी पापा के लिए एक भक्ति सी होती है, डेवोटेड थे वो अपने मम्मी पापा के लिए, श्रवण कुमार। तो उनकी उस बुक पर उनकी वो नज़र पड़ी। आई रीड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट। देयर केम टू आवर प्लेस अबाउट द सेम टाइम इन itinerant showman. One of the pictures I was shown was of Shravan carrying by means of slings fitted for his shoulders his blind parents on a pilgrimage. The book and the picture left an indelible impression on my mind. मैंने इसे बड़े इंटरेस्ट के साथ इस बुक को मैंने पढ़ा।
उसी वक्त एक आदमी आया था उस जगह पर, वहाँ पर, जो कि पिक्चर्स दिखाते थे। तो उनमें से एक पिक्चर वो उसी की थी जो श्रवण कुमार की कहानी जिन्होंने पढ़ी थी, जिसमें अपने कंधे पर उन्होंने अपने अंधे माता पिता को 2 टोकरी में बिठाया हुआ था और उन्हें उठाया हुआ था अपने कंधों पर, अपने मम्मी पापा को। क्यों? अपने मदर को, क्योंकि उन्हें तीर्थ यात्रा करानी थी, तो ले जाना था। तो वो कहानी उन्होंने पढ़ी और साथ साथ पिक्चर भी उन्हें देखने का वो मौका मिला। तो एक ऐसा इंप्रेशन सा उनके दिमाग में वो बैठ गया था, दोनों पिक्चर की भी और कहानी भी। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी। यहाँ पर एक कॉपी का एग्जाम्पल मिलता है कि हमें ऐसी चीज़ों को कॉपी करना चाहिए। आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, द एगोनाइज्ड lament of the parents over Shravan's death is still fresh in my memory. The melting tune moved me deeply and I played it on a concertina which my father had purchased for me. वो आवाज़ जो कि जब श्रवण कुमार मर जाते हैं और जो उनके पेरेंट्स पूरी बुरी तरीके से विलाप करते हैं, रोते हैं, तो आवाज़ उनके कानों में गूंजती थी और वो उस आवाज़ को बार बार, जो उसके पिता एक वाद्य यंत्र सा जो बजाने का होता है उसको लेकर आए थे, तो वो उस पर वो कई बार उस आवाज़ को बजाते थे। मतलब उसके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गया था, है ना। वो मेल्टिंग ट्यून अंदर तक डीप हो गई थी वो, और वो प्ले करते थे कंसर्टिना पर। देयर वाज अ सिमिलर इंसिडेंट कनेक्टेड विद अनदर प्ले। एक और ऐसी ही घटना है दूसरे प्ले से जुड़ी हुई है, जो जस्ट अबाउट दिस टाइम आई हैड secured my father's permission to see a play performed by a certain dramatic company. एक बार उन्हें ऐसा अवसर मिला जब वो अपने पापा के साथ ड्रामेटिक कंपनी में गए थे प्ले को देखने के लिए। वो प्ले था हरिश्चंद्र का। कैप्चर्ड माई हेड, बिल्कुल दिल को छू लिया था उस प्ले ने भी। आई कुड नेवर बी टायर्ड ऑफ सीइंग इट, बट हाउ ऑफन शुड आई बी परमिटेड टू गो? इट हॉन्टेड मी एंड आई मस्ट हैव एक्टेड हरिश्चंद्र टू माई सेल्फ मैनी टाइम्स without number. Why should not all be truthful like Harishchandra was the question I asked myself day and night, to follow truth and to go through all the orders Harishchandra went through was the one ideal it inspired in me. I literally believed in the story of Harishchandra. The thought of it all often made me weep. My common sense tells me today that Harishchandra and Shravan are living realities for me, and I'm sure I should be moved as before if I were to read those plays again today. तो जो दूसरा प्ले था वो हरिश्चंद्र के बारे में था। हरिश्चंद्र का भी जो रोल था वो उनके दिमाग में इतना फिट हुआ, वो रात दिन ऐसा सोचते थे कि जिस तरह हरिश्चंद्र बिल्कुल सत्यवादी थे, बिल्कुल सच बोला करते, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी सत्यता से नहीं हटे थे। ऐसे ही लोग क्यों नहीं होते, हम भी ऐसे क्यों नहीं हो सकते उनकी तरह? इसी तरह से हमें सच क्यों नहीं होना चाहिए? तो जो एक हरिश्चंद्र और एक श्रवण का जो कैरेक्टर था, उसका जो रोल था, वो उनके माइंड में पूरी तरीके से बैठ गया था, और वो इतनी बुरी तरीके से उनके अंदर दिमाग में बैठ गया था कि अगर वो उनसे कहा जाए, वो आज भी अगर वो उस रोल को देखे तो आज भी वो रोने लगेंगे। वो रो पड़ते थे उनकी सत्यता को देखते हुए कि किस तरीके से उन्होंने अपने सच को नहीं झुटलाया, और चाहे उन्हें कैसे बलिदान क्यों ना करना पड़ा। I was not regarded as a dunce at the high school. I always enjoyed at the affection of my teachers. Certificates of progress and character used to be sent to the parents every year. I never had a bad certificate. In fact, I even won prizes after I passed out of the second standard. हाई स्कूल में भी वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्हें क्या था, हर साल एक प्रोग्रेस का और एक कैरेक्टर का एक सर्टिफिकेट पेरेंट्स के पास भेजा जाता था, और लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे तो थे नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें भी एक प्राइज़ मिला था, तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे वो इस बात के लिए। कब था वो, ये प्राइज़ कब मिला उन्हें? जब उन्होंने सेकेंड स्टैंडर्ड को पास कर लिया था। फिफ्थ और सिक्स में I obtained scholarship of ₹4 and 10 respectively, an achievement for which I have to thank good luck more than my merit. उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली थी, इसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिली थी। कौन सी क्लास मिली थी? फिफ्थ और सिक्स में मिली थी। फिफ्थ में तो 4 और 6 में 10 मिली थी उन्हें। और ये जो अचीवमेंट उन्हें मिला था, इस अचीवमेंट का वो मतलब जो उनके अंदर गुण थे उससे ज़्यादा वो उन्हें गुड लक पर ज़्यादा वो थैंक होते हैं कि उसका जो लक है बहुत ज़्यादा अच्छा है, उस पर वो कहते हैं। क्योंकि फॉर द स्कॉलरशिप्स वर नॉट ओपन टू ऑल बट रिजर्व फॉर द बेस्ट बॉयज अमंगस्ट दोज कमिंग फ्रॉम द सोरत डिवीजन ऑफ काठियावाड़।
जो ये स्कॉलरशिप थी, क्योंकि वो हर किसी के लिए नहीं थी वो स्कॉलरशिप, और वो सिर्फ उन्हीं के लिए थी जो कि कहाँ से आते थे, काठियावाड़ के सोरठ डिवीजन से जो लड़के आते थे, उनमें भी जो हार्ड वर्कर थे, जो बहुत बढ़िया थे पढ़ने में, सिर्फ उन्हीं को ही वो स्कॉलरशिप मिलती थी। और वो भी लेकिन 40 to 50 40-50 बच्चों की क्लास में ऐसे बहुत ही कम ऐसे बॉयज थे जो कि इन्हें वैसी स्कॉलरशिप मिल पाती। माई ओन रिकलेक्शन इज दैट आई हैड नॉट एनी हायर रिगार्डेड फॉर माई एबिलिटी। आई यूज टू बी एस्टोनिश्ड व्हेन एवर आई वॉन प्राइजेज एंड स्कॉलरशिप। मतलब उन्हें अच्छे से याद है कि उन्हें इस बात का कोई घमंड नहीं हुआ था कि उन्हें जो स्कॉलरशिप प्राइज वगैरह उन्हें मिलते थे, उन्हें इस बात का कोई घमंड नहीं था। बट आई वेरी jealously guarded my character. The least little blemish drew tears from my eyes when I merited or seemed to the teacher to merit. I rebuke it was unbearable for me. I remember having once received corporal punishment. I did not so much mind the punishment as the fact that it was considered my deserts. I wept piteously. That was when I was in the first or second standard. उन्हें अच्छे इनाम मिलते थे, बहुत अच्छी उनके अंदर आदत थी, लेकिन उन सब से ज़्यादा उनके अंदर फिर भी घमंड नहीं आया था, लेकिन उन सब ज़्यादा उन्हें इस बात पर दुख होता था कि उन्हें किसी बात पर सज़ा ना मिले, उनसे गलती क्यों हुई है। उन्हें कई बार गलती होने पर सज़ा भी मिल जाती थी, लेकिन उस सज़ा से भी ज़्यादा वो इस बात पर दुख होता था कि उनसे वो गलती हुई क्यों है, और वो ज़ोर ज़ोर से रोते भी थे इस बात पर कि वो गलती हुई कैसे मुझसे। मतलब उन्हें टीचर्स की डांट सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और वो कोशिश करते थे कि किसी तरह का कोई गलत काम ना करें। जब वो पहले और सेकेंड स्टैंडर्ड में थे, देयर वाज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन द 7th स्टैंडर्ड। एक बार तो उन्हें शारीरिक दंड भी मिला था इस बात के लिए, लेकिन फिर भी वो उससे ज़्यादा वो इस बात पर दुखी थे कि वो उनसे ऐसा गलत काम क्यों हुआ। एक और ऐसे ही इंसिडेंट उन्हें याद आती है जब वो 7th स्टैंडर्ड में थे। दोराबजी Adulji Jimmy was the headmaster then. He was popular among boys as he was disciplinary, a man of method and a good teacher. He had made gymnastics and cricket compulsory for boys of the upper standards. I disliked both. I never took part in any exercise, cricket or football before they were made compulsory. जो ये सर थे दोराब जी इदुल जी जिमी नाम के एक हेडमास्टर थे, जो कि बहुत ही बढ़िया सर थे, बहुत बढ़िया डिसिप्लिन वगैरह उनका था, बहुत अच्छे टीचर भी थे वो। उन्होंने क्या कर दिया था, जिम्नास्टिक और क्रिकेट को कंपल्सरी कर दिया था बड़ी क्लासेस के लिए, और वो इन दोनों को ही बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो कोई तरीके उससे पहले क्रिकेट और जिम्नास्टिक को कंपल्सरी करने से पहले उन्होंने कभी कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था। माई शाइनेस वॉज वन ऑफ द रीजन्स फॉर दिस अलोफनेस विच आई नो शी वॉज रॉन्ग। I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. Today I know that physical training should have as much place in the curriculum as mental eye training. लेकिन उन्हें इस बात पर शर्म आती है अब कि बताओ कि उन्होंने इसको क्यों नहीं किया था। बाद में आकर पहले तो क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, एजुकेशन का कोई पार्ट नहीं, उन्हें ऐसा लगता था, लेकिन अब उन्हें महसूस होता है कि जितना एजुकेशन ज़रूरी होती है उतनी ही ज़रूरी फिजिकल एजुकेशन भी हमारी ज़रूरी होती है, हमें दौड़ भाग वगैरह भी जरूर करनी चाहिए। अब उन्हें इस बात का रियलाइज, अब उन्हें पता है चीज़। आई मे मैंशन हाउएवर दैट आई वॉज नोन द वर्ड्स ऑफ फॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम एक्सरसाइज. That was because I had read in books about the benefits of long walks in the open air, and having liked the advice, I had formed habit of talking walks, which has still remained with me. These walks gave me a fairly hardy constitution. अब उन्हें ये चीज़ उन्होंने याद रखी, एक बार उन्होंने बुक में पढ़ा था कि खुली हवा में टहलना चाहिए, तो क्योंकि वो खुली हवा में बहुत ज़्यादा टहला करते थे, जिसकी वजह से उनका शरीर फिट होता रहता था। तो इस वजह से जिम्नास्टिक से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ नुकसान उन्हें हुआ। उन्हें मतलब बाद में एहसास हुआ कि हाँ उन्हें करनी चाहिए थी जिम्नास्टिक, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने शरीर को ठीक करा हुआ था क्योंकि वो खुली हवा में बहुत ज़्यादा टहला करते थे। द रीज़न ऑफ माई डिसलाइक फॉर जिम्नास्टिक्स वॉज माई कीन डिज़ायर टू serve as nurse to my father. As soon as the school closed, I would hurry home, and being serving him compulsory exercise came directly in the way of this service. I requested Mr. Jimmy to exempt me from gymnastics so that I might be free to serve my father.
क्योंकि उन्हें जिम्नास्टिक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो जिम्नास्टिक नहीं करते थे। लेकिन स्कूल इसका रीज़न एक ये भी था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिता की सेवा करना चाहते थे। जैसे ही स्कूल बंद होता था, वो तुरंत अपने घर जाते थे और अपने पिता की ज़्यादा से ज़्यादा वो सेवा किया करते थे। और अगर वो जिम्नास्टिक करते तो फिर वो रेगुलर टाइम उन्हें देना पड़ता, जिससे कि उनके जो पिता की जो सेवा थी उसमें बाधा आती, और वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मिस्टर जिमी से रिक्वेस्ट भी करी थी कि उन्हें जिम्नास्टिक के लिए ना कहा जाए, क्योंकि वो अपने पिता की सेवा करते हैं। बट ही वुड नॉट लिसन टू मी, लेकिन उन्हें मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। नाउ इट सो हैपेंड दैट वन सैटरडे व्हेन वी हैड स्कूल इन द मॉर्निंग, आई हैड टू गो फ्रॉम होम टू द स्कूल फॉर जिम्नास्टिक एट 4 o'clock in the afternoon. I had no wasn't. The clouds received me before I reached the school. The boys had all left. The next day, Mr. Jimmy examining the roll found me marked absent. When asked the reason for absence, I told him what had happened. He refused to believe me and ordered me to pay a fine of 1 or 2 annas. I can now recall how much. जब उन्हें परमिशन नहीं मिली कि नहीं तुम्हें जिम्नास्टिक तो करनी ही पड़ेगी, तो एक बार की बात है जब वो जा रहे थे, पहले तो स्कूल जाना होता था, स्कूल के बाद फिर 4 बजे जिम्नास्टिक के लिए जाना पड़ता था। तो जब वो जा रहे थे तो मतलब क्लाउड्स टाइम उन्हें टाइम का नहीं पता था क्या टाइम हो रहा था, और क्लाउड्स से भी धोखा दे रहे थे उन्हें कि क्लाउड से भी उन्हें टाइम नहीं समझ में आ रहा था। तो इससे वो क्या हो गए, जब वो गए वहाँ पर तो सब बच्चे जा चुके थे, तो वो लेट हो गए थे। यानी कि जब वो नेक्स्ट डे मिस्टर जिमी ने अटेंडेंस देखी तो देखा कि वो नहीं, गांधी जी नहीं पहुंचे थे वहाँ पर। तो अब उन्होंने रीज़न पूछा, तो जो उन्होंने रीज़न बताया उसका उन पर विश्वास नहीं, टीचर ने उनकी उस बात पर विश्वास नहीं किया कि क्या सचमुच यही रीज़न है, और तब उन्हें पनिशमेंट के लिए फाइन देना पड़ा। 1 या 2 आना का फाइन था, उन्हें ठीक से याद नहीं कि कितना फाइन था वो। आई वॉज कन्विक्टेड ऑफ lying that deeply pained me. How was I to prove my innocence? There was no way. I cried in deep anguish. I saw that a man of truth must also be a man of care. This was the first and last instance of my carelessness in school. I have a faint recollection that I finally succeeded in getting the fine remitted. The exemption from exercise was of course obtained, as my father wrote the headmaster saying that he wanted me at home after school. जब उन्हें 1 या 2 आने का फाइन भरना पड़ा तो उन्हें वो झूठे साबित हो गए कि वो झूठे हैं, और तब इस बात को उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि वो इस बात को कैसे प्रूफ करें कि मैंने झूठ नहीं बोला। लेकिन फिर उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि सिर्फ सच बोलना ही काफ़ी नहीं होता है, अपने आप को केयर भी रखना चाहिए, टाइम का पाबंद भी थोड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस झूठ नहीं बोलते तो कुछ भी करोगे, ऐसा नहीं है। तो वो इस बात को समझ गए थे, लेकिन उन्होंने फिर किसी तरीके से जो है फाइन भरने से मुक्त हो गए थे। उन्होंने फाइन नहीं भरा था, जैसा उन्हें याद आ रहा है कि उन्होंने फिर फाइन नहीं भरा था, और फिर जिम्नास्टिक से भी उनका पीछा छूट गया था, क्योंकि उनके पिता ने, जो हेडमास्टर, उनको लेटर लिखा था कि स्कूल के बाद वो मुझसे आकर मिले, यानी कि उनका किसी तरह से पीछा छूट गया था वैसे जिम्नास्टिक से। लेकिन वो इस बात को भी मानते हैं कि जिम्नास्टिक जरूरी होती है। बट थॉट आई वाज नन द वर्स फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज। आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी ऑफ नेग्लेक्ट, आई डू नॉट नो वेयर। Once I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education. हालांकि जैसे कि मुझे पता था कि एक्सरसाइज को करना, नेगलेक्ट करना बहुत गलत बात थी, उन्हें इस बात चीज़ का बाद में पता चला। हालांकि उन्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्हें समझ में आ गया था कि करनी चाहिए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये भी एक और बात जो मेरे दिमाग में आई कि जो सुंदर सी हैंड राइटिंग होती है वो एजुकेशन का हिस्सा नहीं होती है, जबकि सुंदर है, लेकिन फिर उन्हें बाद में उन्हें पता चल रहा है कि सुंदर हैंड राइटिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। 2 more reminiscences of my school days are worth recording. I had lost 1 year because of my marriage, and the teacher wanted me to make good the loss by skipping the class, a privilege usually allowed to industrious boys. I therefore had only 6 months in the 3rd standard and was promoted to the 4th after the examination, which are followed by the summer vacation. English became the medium of instruction in most subjects from the 4th standard. I found myself completely at sea. Geometry was a new subject in which I was not particularly strong, and the English medium made it still more difficult for me. 2 और ऐसी स्कूल के दिनों की और भी कुछ बातें उनकी याद आती हैं। जब उनकी शादी हुई थी तब उनकी जो काफ़ी सारी छुट्टियां हो गई थी। 3rd क्लास में सिर्फ वो 6 महीने गए थे, लेकिन जो उनके टीचर्स थे उनके हार्ड वर्कर को देखते हुए कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में हार्ड वर्क करते हैं, उस बात को देखते हुए उन्होंने उनको 4th क्लास में प्रमोट कर दिया था। लेकिन जब वो 4th क्लास में चले गए तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। उन्हें सारी प्रॉब्लम हुई, ऐसा लगा जैसे वो किसी बीच जगह पर खड़े हुए हैं। तो
उन्होंने जो ज्योमेट्री था, एक नया सब्जेक्ट जो कि 4th क्लास से ही स्टार्ट होता था, वो उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से जो इंग्लिश की जो लैंग्वेज थी, वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज भी 4th क्लास से ही शुरू हो जाती थी। The teacher taught the subject very well, but I could not follow him. Often I would lose heart and think of going back to the 3rd standard, feeling that the packing of 2 years studies into a single year was too ambitious. But this would discredit not only me but also the teacher, because counting on my industry, he had recommended my promotion. So the far of double discredited kept my at my post when, however, with much effort, I reached the 13th proposition of टीचर ने बहुत कोशिश करी थी उन्हें सिखाने की, लेकिन फिर भी वो सीख नहीं पाए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि 2 क्लास की पढ़ाई वो एक ही साल में कैसे पूरी करेंगे, और वो इस चीज़ से बचना भी चाहते थे। मतलब तो ये एक किस्म से बेईमानी सी लग रही थी उन्हें, तो वो इससे बचना चाहते थे। लेकिन अगर वो इससे पीछे हटते तो ये डबल गलत काम हो जाता, क्योंकि उसके टीचर ने भी उन पर विश्वास करके ही उन्हें आगे प्रमोट किया था। तो उनके टीचर पर भी परेशानी आती, और वो अपने टीचर का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसी क्लास में वो बने रहे, उन्हें वो प्रमोट, फिर वो उसी क्लास में बने रहे जिस क्लास में वो थे। वो प्रमोट 3rd क्लास में वो नहीं गए। Well, however, with much effort, I reached the 13th proposition of Euclid. The utter simplicity of the subject was suddenly revealed to me. फिर धीरे धीरे वो यूक्लिड की जो 13 प्रीपोजिशन है, मतलब वो धीरे धीरे काफ़ी प्रयास करने के बाद वो धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगे। A subject that only required a pure and simple uses of one's reasoning power could not be difficult. Ever since that time, geometry has been both easy and interesting for me. और एक चीज़ वो कितनी, अगर हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से रीजनिंग के तरीके से बुद्धि से लगाकर अगर हम प्योर और सिंपल यूजेस के साथ अगर हम चीज़ों को समझते हैं तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है। तो यहाँ तक कि फिर उन्हें जो ज्योमेट्री जैसा टफ सब्जेक्ट था, अब वो उन्हें आसान लगने लगा था, उन्हें समझ में भी आने लगा था। संस्कृत however proved a harder task in geometry. There was nothing to memorize, whereas in संस्कृत जो कि बहुत कठिन, इस वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा कठिन क्या लग रहा था, संस्कृत उन्हें लग रहा था। ज्योमेट्री भी क्योंकि समझने की चीज़ थी, वो समझ कर सकते थे, लेकिन जो संस्कृत थी वो तो बिल्कुल याद ही करनी पड़ती थी। मेमोरीज वेराज इन संस्कृत आई थॉट एवरीथिंग हैड टू बी लर्न बाय हार्ट। दिस सब्जेक्ट आल्सो वाज कमेंस्ड फ्रॉम द 4th स्टैंडर्ड। और ये संस्कृत भी 4th स्टैंडर्ड से ही शुरू हुई थी, और ये तो बिल्कुल याद ही करनी पड़ती है, बल्कि ज्योमेट्री को तो फिर भी समझ के कर सकते हैं हम। As soon as I entered the 6th standard, I became the disheartened. The teacher was a taskmaster. धीरे धीरे करके चलो, जैसे जैसे वो 6th स्टैंडर्ड में वो आ गए, आई बिकेम डिसहर्टेड, वो मतलब डिसहर्टेड हो गए थे। द टीचर वाज अ हार्ड टास्क मास्टर। टीचर कैसे थे, बहुत हार्ड टास्क मास्टर थे, एंशियस थे। एज आई थॉट टू फोर्स द बॉयज, देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ रिवलरी गोइंग ऑन बिटवीन द संस्कृत एंड द पर्शियन टीचर्स। द पर्शियन टीचर वाज lenient. Boys used to talk among themselves. That Persian was very easy and the Persian teacher very good and considered to the students the easiness the tempered me. And one day I sat in the Persian classes. The Sanskrit teacher was grieved. He called me to his side and said, how can you forget that you are the son of a Vaishnav father? चलो, जैसे तो 6th क्लास में फिर वो आ गए, लेकिन जो जैसे उन्होंने पढ़ा था कि संस्कृत के जो टीचर थे बड़े ही हार्ड से उन्हें लगे थे, और वो जोर दिया करते थे उन चीज़ों को याद करने में, बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे, मतलब सीखने में बहुत ज़्यादा जोर दिया करते थे। दूसरी तरफ जो ऐसा लगता था जैसे पार्शियन टीचर और एक संस्कृत टीचर, इन दोनों में खोड़ सी लगी रहती थी बेस्ट होने की। तो कुछ लड़कों से उन्होंने सुना था कि जो पार्शियन टीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से समझाते हैं, और बहुत ईजी लैंग्वेज है। ईजी शब्द ने उन्हें एक पकड़ सी लिया था उन्हें, कि ईजी शब्द से उन्हें लगा कि शायद मैं भी फिर तो आराम से सीख जाऊँ। तो वो एक दिन पार्शियन क्लास में जाकर बैठ गए, लेकिन जब संस्कृत वाले टीचर को पता चला कि वो पर्शियन क्लासेस में गए हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उन्हें गांधी जी को अपने पास बुलाया और कहा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम एक वैष्णव फादर के पुत्र हो? वोंट यू लर्न द लैंग्वेज ऑफ योर ओन रिलीजियंस? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपनी धार्मिक लैंग्वेज जरूर सीखनी चाहिए? इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी, व्हाई नॉट कम टू मी? आई वांट टू टीच यू स्टूडेंट संस्कृत टू द best of my ability. As you proceed further, you will find it things of absorbing interest. You should not lose heart. Come and sit again in Sanskrit classes. तुम्हें जो भी कठिनाई होती है तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हारा अपना बेस्ट दूंगा, जितना भी अच्छे से मैं समझा सकता हूँ मैं तुम्हें उतने ही अच्छे से मैं तुम्हें समझाऊंगा, और आगे चलकर तुम देखना तुम्हें इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और तुम्हें अपनी रिलीजियस लैंग्वेज को जरूर सीखना चाहिए। तो
यू शुड नॉट लॉस हियर, तुम्हें ऐसे अपना आपको खोना नहीं चाहिए, अपने आप को ऐसा हर्ट नहीं करना चाहिए, और दोबारा से संस्कृत क्लास में आओ और बैठो वहाँ पर और सीखो। दिस काइंडनेस पुट मी टू शेम, आई कुड नॉट दिस रिगार्ड माई टीचर्स अफेक्शन, टूडे आई कैन बट थिंक विद ग्रेटिट्यूड ऑफ Krishna Shankar Pandey, for if I had not acquired the little Sanskrit that I learned then, I should have found it difficult to take any interest in our sacred books. In fact, I deeply regret that I was not able to acquire a more thorough knowledge of the language, because I have since realized that every Hindu boy and girl should possess a sound Sanskrit learning. उन्हें अपने आप पर बहुत ज़्यादा शर्म आई और फिर उन्हें लगा कि सचमुच उन्हें ये चीज़ सीखनी चाहिए, और फिर जो है वो अपने सर के कहने के हिसाब से उन्होंने संस्कृत सीखनी शुरू करी। और फिर उन्हें पता चला कि जब उन्होंने संस्कृत को ठीक से अच्छे से पढ़ना शुरू करा तो उन्हें उसमें इंटरेस्ट आने लगा, और फिर थोड़े से ही ज्ञान, फिर उन्होंने संस्कृत सीखने की वजह से अपनी बहुत अच्छी जो स्कैड बुक, जो सैक्रेड बुक्स होती हैं, उन्हें उन संस्कृत की वजह से ही उन्हें पढ़ने का मौका मिला। लेकिन उन्हें इस बात का आज भी दुख है कि अगर वो काश संस्कृत को बहुत अच्छे से, उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख लेते तो शायद उन्हें और भी बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलती। तो उन्हें ऐसा लगता है कि गांधी जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे बॉय हो या गर्ल हो, जो भी हमारा धर्म होता है, अपने धर्म की एक भाषा को तो हमें अच्छे से जरूर ही सीखना चाहिए। It's now my opinion that in all Indian curricula of higher education there should be a palace of Hindu, Sanskrit, Persian, Arabic and English, besides of course the vernacular. This long list need not frighten anyone. If our education were more systematic and the boys free from the burden of having to learn their subjects through a foreign medium, I am sure learning all these languages would not be an irksome task but a perfect pleasure. A scientific knowledge of one language make knowledge of other languages comparatively easy. उनका ऐसा विचार है कि इंडियन कल्चर में, इंडियन क्यूरिकुलम में, जो भारत में जो चीज़ें हैं पढ़ाने के, जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हिंदी, संस्कृत, पारसी, अरबिक और इंग्लिश को भी सीखना तो चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे क्षेत्र की, जो हमारे एरिया की भाषा है, उसको भी ज़रूर सीखना चाहिए। अगर हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो अच्छे से हो और बर्डन और किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखने का ज़बरदस्ती बर्डन ना हो, तो अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से हम सीख सकते हैं। और अगर हम अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज के हेल्प से किसी दूसरी लैंग्वेज को भी बहुत इजीली हम उसको सीख सकते हैं, और फिर वो एक साइंटिफिक नॉलेज से भी हम उसको सीख सकते हैं। मतलब दूसरी लैंग्वेज को सीखने में हमारी बहुत हेल्प वो करती है अपनी लैंग्वेज, तो हमें अपनी लैंग्वेज को भी सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ विचार थे जो कि मोहनदास करमचंद गांधी, इनका पूरा नाम है, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अपने विचार यहाँ पर रखे, अपनी छोटी छोटी बातें बताई जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, थैंक यू।